दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए। टोटल बताइए कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है त्योहार और संबंधित राज्य के गलत युग्म का चयन कीजिए। आपसे पूछा है त्योहार और संबंधित राज्य के गलत युग्म का चयन कीजिए, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन है छठ पूजा, तो छठ पूजा बिहार में होता है या सही है। आपसे इसमें पूछा गलत युग्म चयन करना है। माघी जो होता है वह हिमाचल प्रदेश में होता है, या भी सही है। डांग दरबार जो होता है या भी गुजरात से संबंधित त्योहार है, तो यह भी सही है। पर जो सरहुल है या तमिलनाडु दिया है या गलत हो जाएगा, या झारखंड का त्योहार है। तो राइट आंसर इस प्रश्न के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छठ पूजा जो है बिहार में होता है, सूर्यदेव की पूजा का प्रमुख पर्व है। या उत्तर भारत खासकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। माघी जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, सिख समुदाय और हिमाचल पंजाब में मनाया जाने वाला त्योहार है। मकर संक्रांति के बाद डांग दरबार जो गुजरात का है, और जो सरहुल है या झारखंड का त्योहार है, या झारखंड का आदिवासी त्योहार है। वन और प्रकृति की पूजा की जाती है इसमें। चलिए बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं त्योहार। तो छठ पूजा, सामा चकेवा, सोनपुर मेला, सावड़ी मेला और दुर्गा पूजा या बिहार के महत्वपूर्ण त्योहार हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो माघी, लोसर, कुल्लू दशहरा, फागली और दियाली, ये सब जो है हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार हैं। गुजरात के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो नवरात्रि, उत्तरायण, रथ यात्रा, डांग दरबार और जन्माष्टमी या गुजरात राज्य का प्रमुख त्योहार है। और तमिलनाडु की बात करें तो पोंगल, तमिल नववर्ष जो कि पुथांडु नाम से है। पुथांडु ध्यान रखें, पूछ लेता है एग्जाम में। तमिल नववर्ष जो कि पुथांडु त्योहार मनाया जाता है। कन्याकुमारी देवी उत्सव, नटराज उत्सव, महाशिवरात्रि, ये सभी त्योहार जो है तमिलनाडु के प्रमुख हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए बता दीजिए जिन्हें भरत कोकिला भी कहा जाता है। अब तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भरत कोकिला जो कहा जाता है वो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। उन्हें भरत कोकिला कहा जाता है। वह एक कवि, स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, तो वो सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की रही हैं। भारत में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ बात हुई फरवरी माह की, तो जैसे ही माह आता है हम लोग उस महीने के पूरा रिवीजन कर लेते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को 2 दिवस होता है। एक तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय महिला दिवस, और एक होता है विश्व रेडियो दिवस, भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 28 फरवरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जैन धर्म के संस्थापक कौन है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, यह आपसे पूछा है, बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऋषभदेव जो है जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वह ऋषभदेव। चलिए जैन धर्म से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी और ऋषभदेव जो हैं वो पहले तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान है वह कुंडग्राम है, जो कि वैशाली बिहार में है। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के माता पिता का नाम सिद्धार्थ पिता और त्रिशला माता का नाम था। महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया, तो 30 वर्ष की आयु में किया। महावीर को केवल जो बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति जो हुई 42 वर्ष की आयु में हुई। महावीर को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो जंभिक ग्राम में प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई, तो 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हुई। जैन धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं, तो श्रावक कहलाते हैं। जैन धर्म में पूजा स्थल क्या कहते हैं, तो जिनालय कहलाता है। जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहते हैं, तो आगम कहते हैं। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताइए एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यांगसी नदी जो है वह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो 6300 किलोमीटर, या केवल एशिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। चीन में बहती है और तिब्बत से निकलती है, या पूर्वी चीन सागर में गिरती है।
अब चलिए एशिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी है। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो एशिया का सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल के अनुसार वह रूस है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। इसकी जो सीमा है नेपाल तिब्बत चीन सीमा पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो गोबी मरुस्थल है। क्या ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। और यह मंगोलिया और उत्तरी चीन में फैला हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर झील या दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका कुछ हिस्सा एशिया और कुछ यूरोप में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है यह भी प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई? तो 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में। सदस्य देश इसके 2024 तक 68 देश हैं। भारत की सदस्यता कब है? तो संस्थापक सदस्य है। उद्देश्य इसका क्या है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। मुद्रा क्या है इसका? तो अमेरिकी डॉलर है। वर्तमान अध्यक्ष जो है मात्सुंगु असाकावा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? तो 2003 में मनाया गया। क्यों मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस? तो महात्मा गांधी इसी दिन 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो उद्देश्य क्या है मनाने का? तो दुनिया भर में बसे भारतीय मूल के लोगों को के योगदान को सम्मान देना। बात करें जनवरी माह की, तो चलो जनवरी माह को रिवीजन कर लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस और आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद की जयंती है। तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, महात्मा गांधी की शहादत दिवस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति देता है। यह अनुच्छेद राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह राज्य के अधीन अपराधों में किसी दोषी को क्षमा, दंड में उपशमन, विलंब या दंड में परिवर्तन कर सकता है। यह शक्ति राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में जो है की तरह होती है, लेकिन केवल राज्य के मामलों तक सीमित होती है। राज्यपाल केवल उन्हीं मामलों में क्षमा कर सकता है जिसमें अपराध राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा है क्षेत्रफल के दृष्टि में या केंद्र शासित प्रदेश। और वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वह 8 है, राज्यों की संख्या 28 है और उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। तो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित चलिए महत्वपूर्ण जान ले। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, तो सबसे छोटा लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो वह भी लक्षद्वीप है। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश पढ़े तो राज्यवार का भी जानना चाहिए। तो राज्यवार क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो क्षेत्रफल के आधार पर वह गोवा है। राज्यवार जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, यह इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124(2) के तहत। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इसमें यह भी उल्लेख है कि नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करेगा। बाकी ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 217, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित या है।
अनुच्छेद 124(2) जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया बताता है। अनुच्छेद 224(1) जो है उच्च न्यायालयों के अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति को दर्शाता है। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, बिना विधिक प्रक्रिया से कोई व्यक्ति स्वजीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। चलिए इससे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर देख लेते हैं। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो है हरिलाल जे कानिया, जो कि 1950 में बने। सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्षेत्र क्या है? तो संविधान की व्याख्या और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक और मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है 65 वर्ष की आयु तक होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में भारत कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात की तट रेखा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है, जो भारत के किसी भी अन्य राज्य से अधिक है। भारत की कुल तट रेखा लगभग 7516.6 किलोमीटर, जिसकी मुख्य भूमि और द्वीप समूह दोनों शामिल है। गुजरात की तट रेखा अरब सागर से लगती है और इसमें कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी शामिल है। तमिलनाडु की तट रेखा भी लंबी है 1076 किलोमीटर, लेकिन गुजरात से कम है। तटीय राज्यों में गुजरात सबसे पहले आता है, गुजरात, उसके बाद जो आता है आपका वह तमिलनाडु, उसके बाद आता है तमिलनाडु, फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश आता है, उसके बाद जो आता है महाराष्ट्र का क्रम आता है। या तो यह ध्यान रखिएगा, भारत एग्जाम के दृष्टि से ध्यान रखिए, गुजरात का सबसे लंबा तटीय राज्य है, भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य गुजरात। तटीय राज्यों की संख्या 9 है, ये है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तटीय केंद्र शासित प्रदेश जो है पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव व दादरा नगर हवेली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में सैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह भारत में पाए जाने वाले कोयलों का लगभग 98% से अधिक उत्पादन करता है। यह कोयला गोंडवाना युग लगभग 250 से 300 मिलियन वर्ष पूर्व में बना था। मुख्यतः यह कोयला छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में पाया जाता है। इस समूह का कोयला आमतौर पर बिटुमिनस किस्म का होता है, जो औद्योगिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, इन तीनों राज्यों से कर्क रेखा जो है गुजरती है, परंतु मणिपुर से नहीं गुजरती। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सी, मणिपुर। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा की स्थिति जो है 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश से, या भारत में कुल 8 राज्यों से गुजरती है। ये कौन से 8 राज्य? तो चलिए एक ट्रिक जान लेते हैं। मित्र पर गमछा झार, क्या है? मित्र पर गमछा झार, या ट्रिक ध्यान रखिएगा। तो मित्र मां से हो जाएगा मिजोरम, ता से हो जाएगा त्रिपुरा, पर से पा से पश्चिम बंगाल और रा से राजस्थान। गमछा गा से हो जाएगा गुजरात, मां से हो जाएगा मध्य प्रदेश और छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल रंग। जब सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे वर्ण विकिरण कहते हैं, या विकिरण रंगों की अलग अलग तरंगदैर्घ्य के कारण होता है। चलिए जानते हैं किसका क्या तरंगदैर्घ्य। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो 620 से 750 नैनोमीटर है, सबसे कम है इसका। नारंगी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है 590 से 620 नैनोमीटर है, या थोड़ा ज्यादा है। विचलन जो है जिसका जितना अधिक तरंगदैर्घ्य होगा उसका विचलन उतना कम होगा। तो लाल रंग का जो विचलन है सबसे कम है, और परंतु तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज्यादा है। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वह सबसे कम है, इसलिए इसका विचलन जो है सबसे अधिक है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए यह प्रिज्म से सबसे कम मुड़ता है, यानी सबसे कम विचलन होता है। वहीं बैगनी रंग सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला होता है, इसलिए यह सबसे अधिक मुड़ता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में ब्रिटिश काल में हुआ था। संस्थापक के जो नाम है वह है सर डाइट्रिक बॉन्डिस। इन्हें फॉरेस्ट कंजर्वेशन के जनक के रूप में भी जानते हैं। चलिए भारतीय प्रमुख अनुसंधान संस्थान जान लेते हैं। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान भी है, देहरादून में ही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो नई दिल्ली में है। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान या बरेली उत्तर प्रदेश में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल हरियाणा में है। भारतीय मृदा सर्वेक्षण संस्थान नागपुर में है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु में है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो काकोरी कांड जो हुआ था वह 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की ट्रेन को लूटकर आजादी के आंदोलन के लिए धन इकट्ठा किया। इस केस में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को मुख्य आरोपी घोषित किया गया। तो इन्हें फांसी जो हुई 19 दिसंबर 1927 उनकी फांसी की तारीख थी। फांसी स्थल कौन सा था, तो गोरखपुर जेल उत्तर प्रदेश में था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरखपुर। उनके साथ ही अन्य क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां जिन्हें फैजाबाद में फांसी दी गई, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी की गई और राजेंद्र लहड़ी को गोंडा से फांसी दी गई, गोंडा में फांसी दी गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है केंद्रीय लोक सेवा आयोग जिसे बोलते हैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक कमीशन सर्विस, यूपीएससी का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 315 के तहत। यूपीएससी का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया। यह केंद्र सरकार की सर्वोच्च भर्ती संस्था है। यूपीएससी केवल सलाहकार संस्था है, अंतिम निर्णय सरकार लेती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इंपॉर्टेंट मान लीजिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा भारत में टेलीग्राम सेवा कब पूरी तरह बंद की गई। भारत में टेलीग्राम सेवा कब पूरी तरह बंद की गई। आप ये टेलीग्राम जो वर्तमान समय इसको मत समझिएगा, पहले के टाइम में टेलीग्राम सेवा को प्रयोग करते थे। भारत में टेलीग्राम सेवा का संचालन भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल करता था। यह सेवा भारत में 1885 से शुरू हुआ और 163 वर्षों तक चली। अंतिम रूप से इसे 14 जुलाई 2013 को पूरी तरह बंद कर दिया गया। इसका कारण था मोबाइल और इंटरनेट की वजह से इसकी उपयोगिता लगभग समाप्त हो चुकी है। टेलीग्राम सेवा का उपयोग पहले सरकारी व आपात संदेशों के लिए किया जाता था। अंतिम दिन तक प्रति टेलीग्राम दर 27 रुपए थी। अंतिम टेलीग्राम मुंबई से भेजा गया, लोगों ने इसे भावनात्मक रूप से विदाई दी। अब टेलीग्राम का नाम लोग सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप के रूप में जानते हैं, जो ये इस पारंपरिक सेवा से बिल्कुल अलग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कुंभ मेले का आयोजन किस अंतराल पर होता है। कुंभ मेले का आयोजन किस अंतराल पर होता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हर 12 वर्ष पे होता है कुंभ मेले का आयोजन। कुंभ मेला 4 स्थानों पर होता है, कौन कौन सा, या एग्जाम में पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में प्रत्येक स्थान पर हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। इसमें ग्रहों की स्थिति प्रमुख भूमिका निभाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस क्रांतिकारी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। किस क्रांतिकारी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, चलिए बता दीजिए, बताइए। मैक्सिमम लोग इस प्रश्न को गलत करके आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस प्रश्न का टिक करके आएंगे ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, परंतु यह आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हजरत मोहानी। हजरत मोहानी एक उर्दू कवि, स्वतंत्रता सेनानी और मुस्लिम लीग के सदस्य थे। उन्होंने 1921 में यह नारा दिया, भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन ए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान समय में इसके सदस्य देश जो है 190 से अधिक सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इकोटोन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। इकोटोन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिस्थितिक तंत्र का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है, या इकोटोन शब्द का प्रयोग होता है इसके लिए। इकोटोन 2 परिस्थितिक तंत्रों के संक्रमण क्षेत्र को कहा जाता है। यह वह क्षेत्र होता है जहां 2 अलग अलग जैविक समुदाय या इकोसिस्टम जैसे जंगल और घास का मैदान
आपस में मिलते हैं। इकोटोन में दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रजातियों के साथ साथ कुछ विशिष्ट प्रजातियां भी पाई जाती हैं जो केवल इस संक्रमण क्षेत्र में होती है। इस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होती है जिसे इडिस इफेक्ट भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जंगल और घास का मैदान के बीच की पट्टी, नदी और भूमि के बीच का क्षेत्र। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम में। और भारत में जो नियमित जनगणना हुई थी, जो पहली नियमित जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। 1872 में पहली आंशिक जनगणना ब्रिटिश भारत में हुई थी। 1881 से हर 10 वर्ष में नियमित जनगणना शुरू हुई। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनगणना करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। जो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ 1976 में हुआ, आपातकाल के समय यह संशोधन किया गया था। इसमें संविधान के मूल स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। यह युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। यह मराठों की एक बड़ी हार थी। इसने भारत में अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A में। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, अब 11 है। यह सोवियत संघ से प्रेरित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी, मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। मीरा कुमार 2009 में लोकसभा की अध्यक्ष बनी। वह भारत की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी भी रह चुकी हैं। वह दलित समुदाय में आने वाली पहली लोकसभा स्पीकर भी थी। वर्तमान समय में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो ओम बिरला साहब हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर है। यह पूर्व के NH-7 को ही रीनंबर किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में किस वर्ष पहली बार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? भारत में किस वर्ष पहली बार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, 1986 में। भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ के बाद यह अधिनियम लाया गया। यह एक समग्र अधिनियम है जो सभी प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करता है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां प्राप्त है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के किस राष्ट्रपति ने इमरजेंसी के समय प्रधानमंत्री के सभी फैसलों को बिना सवाल के दस्तखत किए थे? भारत के किस राष्ट्रपति ने इमरजेंसी के समय प्रधानमंत्री के सभी फैसले पर बिना सवाल के दस्तखत किए थे, वो कौन थे? तो चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद थे, जो इमरजेंसी के समय प्रधानमंत्री के सभी फैसलों पर बिना कुछ देखे दस्तखत किए थे। 1975 की इमरजेंसी के समय तत्कालीन के राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी के हर प्रस्ताव को उन्होंने तुरंत स्वीकृत की। इसके कारण संविधान में 44वें संशोधन के तहत कुछ संतुलन लाया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट। उद्देश्य क्या है? तो हाथियों के संरक्षण व उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा करना। हाथी भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी याद रखिएगा जिसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है निम्नलिखित में भारत कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? निम्नलिखित में से भारत कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।